गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ अपनी एवोल्यूशन पे, जिसमें कि हम फटाक से अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों का भी AIR 1 सिलेक्शन हो पाए उसके लिए है। मेरा AIR 4 आया है 2024 के जून के एग्ज़ाम में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी सेम वही एक्सपेक्टेशन मिले। तो ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं धीरे धीरे करके बहुत पहले से बना रहा था। आइए आज एवोल्यूशन शुरू करते हैं। तो एवोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले बात करें हम। एवोल्यूशन एक ऑर्डरली चेंज होता है फॉर्म और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर्म का मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि मैं मछली की बात करूं तो मछली जो है वो कुछ और दिखती है, और जो मेंढक है वो कुछ और दिखता है। मछली सिर्फ पानी में रहती है, मेंढक पानी के बाहर रहता है, तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है ना। जो मछली सिर्फ पानी में ही अपना खाना ढूंढती है, सब कुछ पानी में करती है, वहीं जब उसका एवोल्यूशन होकर मेंढक बना, मतलब एक ब्रांच एवोल्यूशन की मेंढक की तरफ गई, तो मेंढक अब पानी में भी रह रहा है, अंदर भी रह रहा है। वो पानी में भी कुछ खा सकता है, पानी के बाहर भी कुछ खा सकता है, तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गया। तो एवोल्यूशन एक ऑर्डर वे में चेंज आता है। मछली से जैसे मेंढक बन गया, मेंढक से रेप्टाइल, और फिर आगे इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। अब लाइफ के ओरिजिन की बात करते हैं। तो माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है 20 बिलियन ईयर अगो इसका फॉर्म हुआ था यूनिवर्स। अर्थ जो है हमारी वो 4.5 बिलियन ईयर अगो बन गई थी, और जो लाइफ आई वो 3.5 बिलियन ईयर अगो आई। यानी कि जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर अगो आ चुकी है। धरती के 1 बिलियन ईयर के बाद हमारी लाइफ आई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की बात करते हैं, जिनमें से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो यह है थ्योरी दैट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले आती है इसमें क्रिएशनिज्म। यह है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि कुछ स्पेशल क्रिएट होगा। तो इस थ्योरी को फादर सोरेज ने दिया था। इन भाई साहब का मानना था कि जो भगवान है वही सब करते हैं, तो स्पेशल तरीके से वो क्रिएट कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, वो जैसे हैं वो वैसे रहते हैं। तो इस थ्योरी की कमी थी कि कोई अडेप्टेशन नहीं होती है, कि मछली की बहुत सी वैरायटी नहीं बन सकती हैं, जो पहले से है वो वैसे रहेगा। इंसान पहले से ही था वैसे रहेगा, तो अडेप्टेशन नहीं होती है, ऐसा इनका कहना था। नो चेंज इन अपीयरेंस एंड नो एवोल्यूशन, कि ना तो एवोल्यूशन होता है और ना ही अपीयरेंस में चेंज आता है। तो ये थ्योरी ऐसा कहती थी, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया साइंटिस्टों ने। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन का ओरिजिन क्या है, कहाँ से चीज़ें अडेप्ट हो रही हैं, इस चीज़ का भी कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं इनके पास। तो इसको तो डिस्कार्ड कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी ने। उसके बाद आई हमारे पास पैनस्पर्मिया थ्योरी, जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन भी कहा जाता है। इसको प्रपोज किया था रिचर्ड ने, और इसको सपोर्ट किया था स्वांट अरहेनियस नाम के एक और साइंटिस्ट ने, कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई रिचर्ड। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था कि जो लाइफ है वो अराइव कैसे हुई धरती, मतलब जो लाइफ धरती पे आई वो खुद से कैसे आई है। मतलब पैनस्पर्मिया का कहना था कि बाहर से, यानी कि पृथ्वी के बाहर जो भी है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो वहाँ कहीं से हमारे पास कोई मेटेरॉइड वगैरह आया और टकराया धरती के साथ, और फिर लाइफ उसके ज़रिए धरती पे आई। पर ये नहीं बता पाए कि जो लाइफ आई है उस पर भी अगर वो भी खुद में कैसे आई, मतलब कुछ तो होगा जहाँ से शुरू होती है लाइफ की, तो इसलिए इसको भी डिस्कार्ड किया गया। फिर एक और थ्योरी आई हमारे पास, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन कह सकते हैं या ऑटोजेनेसिस कह सकते हैं। इसको एरिस्टोटल भाई साहब ने दिया था, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे अपने टाइम के, और इस थ्योरी को काफ़ी माना भी गया कुछ टाइम तक। तो इसमें क्या कहना था कि चीज़ें खुद ब खुद ही बन जाती हैं एकदम रैंडम स्पॉन्टेनियस तरीके से। इनका मानना था एरिस्टोटल का कि अगर आप एक कमरे में मक्की के दाने रख देते हो, यानी कि कॉर्न सीड्स रख देते हो उनका ढेर, और अपने कुछ पुराने कपड़े वहाँ फेंक देते हो, तो अचानक से मतलब कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद उस कमरे को खोलो और आपको वहाँ पे कुछ चूहे मिलेंगे जो कि वहीं पे प्रोड्यूस हुए होंगे। या इनका एक और मानना था कि जो घोड़े की जो पूंछ होती है उसमें से अगर एक बाल टूटकर पानी में गिर जाए तो कुछ दिनों के बाद उसका एक वॉर्म बन जाता है। ये ऐसा मानते थे कि बायोजेनेसिस है, बिना बायोलॉजिकल चीज़ों की ही बायोलॉजी आ जाती है, वे ऐसा मानते थे। फिर एक थ्योरी है कि बायोजेनेसिस, इसका कहना था कि बायोलॉजिकल चीज़ें ही चाहिए लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए।
तो इसमें फ्रांसिस्को रेड्डी आए, जिनका एक फेमस कॉन्सेप्ट भी है, +1 2 से आप पढ़ रहे होंगे, ओमनी वीवम एक्स वीवम। तो इन भाई साहब का कहना था, ये एक लैटिन में लिखा हुआ है, इसका कहना है कि नई लाइफ तभी आएगी अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग लाइफ है, मतलब एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ आती है। इन भाई साहब ने क्या किया, एक मीट लिया, मीट का टुकड़ा, और उसको एक जार में डाल दिया, और उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद उसमें लाइफ आ गई है। तो ये तो ठीक ही था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इस मीट के जार में तो मक्खी आ गई है कहीं से। तो मक्खी ने उसको जन्म दे दिया, मतलब मक्खी ने अपने जो अंडे थे, मैगेट्स जिनको कहते हैं, वो उस मीट के ऊपर दिए, और जिस वजह से वहाँ पे कुछ क्रिएट हो गया लाइफ। तो इसको डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि मक्खी के कीड़े मक्खी से आए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा था ऐसे, तो तुम इंसान को रख दोगे फिर कहोगे इंसान ने इंसान पैदा कर दिए, तो ये गलत बात है। फिर आए हमारे पास लजारोस पलंजानी, इन्होंने कहा, ब्रॉथ को इन्होंने हीट किया, यानी कि इन्होंने जो अपना जार लिया, जार मान लीजिए भी, उसमें मीट डाला और उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद उसका जो बैक्टीरिया वायरस था सब उसमें ख़त्म हो गया। तो जब वो ख़त्म हो गया तो फिर उसमें लाइफ बनी ही नहीं, क्योंकि वो तो सब ख़त्म था, तो नई लाइफ नहीं बनी। परंतु इसको भी डिस्कार्ड कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी ने उस टाइम। उन्होंने कहा कि भाई आपने उसको हीट किया और उसके जो लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स थे वो तो उड़ गए, क्योंकि आपने उसको हीट किया है। तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया इन लजारोस पलंजानी भाई को। फिर आया हमारे पास लुइस पास्चर, इस भाई को माना गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कंटेमिनेट भी नहीं किया अपने उस मटेरियल को, जैसे इन्होंने कर दिया था। इन्होंने हीट को, मतलब मैट जार के अंदर ही मीट रख दिया था, तो वो कंटेमिनेट हो गया मक्खियों से। इन्होंने कोई कंटेमिनेशन नहीं करी, इन्होंने भी हीट किया अपने मटेरियल को, लेकिन इनका जो जार था उसकी जो ओपनिंग थी ना, उस ओपनिंग में इन्होंने रुई लगा दी। अब रुई अगर लग गई है तो उसमें से गैसेस तो पास हो जाएंगी अंदर बाहर, लेकिन कोई मक्खी मच्छर इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो कंटेमिनेशन नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बॉयल कर दिया था। और बाद में भी कंटेमिनेशन नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे रुई लगी हुई थी, जो उसका लीड था, मतलब जो ढक्कन था उसके ऊपर, जो भी एरिया था अंदर बाहर क्रॉसिंग का, वहाँ पे लगी हुई थी रुई। तो इन भाई साहब को तो ठीक पहचाना गया कि हाँ भाई तू ठीक कहता है कि लाइफ बिना लाइफ के नहीं आ सकती है, लाइफ को आने के लिए लाइफ ही चाहिए, क्योंकि इसने ये प्रूव करके बताया। फिर आती है हमारे पास थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इसको जॉर्ज कर्वियर ने दिया था। और जॉर्ज कर्वियर जो हैं फादर ऑफ प्लेंटोलॉजी भी कहते हैं इनको। प्लेंटोलॉजी होते हैं वो वाले साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। फॉसिल्स मिलते हैं ना हमारे पास डायनासोर के या बहुत सारी चीज़ों के मिलते हैं, तो प्लेंटोलॉजी में आता है ये सब। और ये जॉर्ज कर्वियर को उसका फादर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की फेज़ में बहुत स्टडी करी थी फॉसिल्स के ऊपर। तो इनके पास कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था नहीं, सिर्फ बिलीव ही थे। और इनका कहना था कि धरती के ऊपर जब बाहर से कुछ टकराता है तो उसके टकराने से धरती में से लाइफ निकलती है अभी, जब कैटास्ट्रोफिज्म होता है धरती में। तो इसका कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था नहीं, इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आई यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। अच्छा ध्यान रखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ओरिजिन जो है लाइफ का वो हुआ कैसे, लाइफ आई कैसे, पहला सेल आया कैसे, वो पढ़ रहे हैं हम। तो ये उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे आते हैं यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। जेम्स हटन भाई साहब ने इनको दिया था। इन्होंने कहा कि कैटास्ट्रोफिज्म होता है धरती पे और ग्रेजुअल स्लो चेंजेस होते हैं, कि धरती में से लावा फटा और फिर धीरे धीरे वहाँ पे उसके बाद लाइफ आना शुरू होगी, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद फिर से लावा फटेगा या सुनामी आएगी या कुछ इस तरह के कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ लाइफ वहाँ से निकलेगी। ये इन भाई साहब का कहना था, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आई प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। देखो इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस जेनेसिस किसने दी थी या कैटास्ट्रोफिज्म किसने दिया था, इस तरह के MCQs आ सकते हैं या मल्टीपल चॉइस में मिलाने के लिए आ सकते हैं। इसको ABCD को मिलाओ। तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में चार्ल्स लायल ने दी थी। और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी इसे कहते हैं कि प्रोसेस दैट अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू द टाइम, कि ऐसी सारी प्रोसेस जैसे कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो कि अर्थ को अल्टर करते हैं, अर्थ में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म तरीके से आते हैं। कि जैसे डायनासोर गए थे तो उस टाइम वो मेटेरॉइड वगैरह गिरा था,
तो उनकी मेटेरोइड की वजह से गए थे। तो इनका मानना था कि मेटेरोइड फिर से आएगा, या जो सुनामी आती है वो हर 10 साल के बाद आती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कभी भी आती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन इनका कहना था कि वो हर यूनिफॉर्म तरीके से आते हैं, मतलब हर एक ये इवेंट्स जो होते हैं। तो इस बाइस्कोप को भी उड़ा दिया गया। अब हम बात करेंगे केमिकल एवोल्यूशन की, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। केमिकल एवोल्यूशन में होता क्या है, जिसको एक एवोल्यूशन है ना, कीमोजेनी एंड बायोजेनी। तो पहले हम कीमोजेनी पढ़ लेते हैं, बायोजेनी हम बाद में देखेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी क्या है, मतलब आज की थ्योरी जो है उसको हम ओपेरिन हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दी थी, दो साइंटिस्टों ने, ओपेरिन और हेल्डन ने। इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं। इसको दिया इन्होंने था, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया था मिलर और यूरे ने। मतलब कॉन्सेप्ट इन भाई साहब ने दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके मिलर और यूरे ने बताया था। और ये मैक्सिमम एक्सेप्टिव थ्योरी है लाइफ की। फिर हम बात करते हैं कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ की, जो पुरानी अर्थ थी। अच्छा, ये जो मिलर यूर का एक्सपेरिमेंट है नहीं, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन जो थी प्रिमिटिव अर्थ पे, उसमें क्या था। तो इन भाई साहब का मानना था कि प्रिमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, बहुत ही हॉट टेम्परेचर था, एसी ड्रेन होती थी और बहुत सारे थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजलियाँ गड़कती रहती थी। तो ये इस तरह की एनवायरनमेंट था पुरानी अर्थ पे जब लाइफ नहीं थी। तो ये जो थ्योरी है इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है मॉडर्न थ्योरी को। एक है कीमोजेनी कि केमिकल के थ्रू एवोल्यूशन हुआ है, और दूसरी है बायोजेनी कि बायोलॉजिकल चीज़ों के थ्रू एवोल्यूशन हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, इसमें क्या है प्रोसेस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में, इसमें आते हैं हमारे मिलर यूरे भाई साहब। इन्होंने इसको प्रूव करके बताया कि जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1953 में और केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, यहाँ इस पे ध्यान दीजिए, इस बॉक्स पे। ये मीथेन है, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन है। इसको 2:1:1 में लिया है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के हैं तो 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का है और 2 मॉलिक्यूल मीथेन के हैं। इस तरीके से इसको लिया गया। इनको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, वाटर के अंदर डाल दिया इन तीनों चीज़ों को, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसमें इंट्रोड्यूस करा दी। जब एक बॉक्स बन गया जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब पानी में है, इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया 800 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि वहाँ पे कुछ रिएक्शन हुई और वहाँ पे ऑब्टेन हुए कुछ एमिनो एसिड, जैसे कि सिंपलर एमिनो एसिड है हमारे पास, ग्लाइसिन है, एलानिन है, एस्पार्टिक एसिड है, और HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड भी हमारे पास बना, यूरिया भी वहाँ पे फॉर्म हो गया। इन बेसिक मॉलिक्यूल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स बने ये वाले, और ये हमें पता है कि लाइफ को क्रिएट करने के लिए कितने एसेंशियल हैं। ये प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट और इओबायंट, तो एक थ्योरी है कि जो हमारे पास लाइफ आई है, मतलब जो सेल आए हैं, सेल से पहले भी कुछ था सेल के जैसा, जिसको कि प्रोटोबायंट कहा गया है। प्रोटोबायंट जो है ये कॉम्बिनेशन था। देखिए यहाँ पे नाम क्या लिखा है, प्रोटोबायंट, यानी कि बायोंट यानी कि लाइफ आने से पहले, प्रोटो लाइफ के आने से पहले जो मॉलिक्यूल्स थे, मतलब मॉलिक्यूल्स थे, लाइफ नहीं थी उनमें, वो थे प्रोटोबायोंट। वो किस चीज़ के बने थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के बने थे वो। और ये सारी चीज़ें जो है ना एक कॉम्बिनेशन में वाटर में थी, मतलब ये सब मिल गए यहाँ से और बस वाटर में है, कुछ फंक्शन नहीं इनका, पर ये है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हॉट डाइल्यूट सूप, ये किसने दिया था ये पूछा जा सकता है। और प्रीमोर्डियल प्रीबायोटिक सूप भी कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि जो हॉट सी था, मतलब बहुत गर्म सी था, समुद्र था पानी का, उसमें प्राइमरी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से प्रेजेंट थे। मतलब ये प्रोसेस जब हो रही थी प्रिमिटिव अर्थ पे, अभी तो उन्होंने लैब में किया, लेकिन जब प्रिमिटिव अर्थ पे हो रही थी तो ये मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास पहले से ही। प्राइमरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से, ग्लाइसिन, एलानिन, यूरिया, न्यूक्लियोटाइड या कार्बोहाइड्रेट्स, प्यूरिन पायरिमिडाइड न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ ये चीज़ें थी। तो अभी आप रिलेट कर पाएंगे। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आ गया अब हमारे पास। इन्होंने तो बता दिया कि कैसे होता है, ये इन्होंने बता दिया केमिकल का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। प्रोटोबायोंट जो है हमारे पास फॉर्म हुए इन चीज़ों के साथ, और ये चीज़ें कहाँ से बनी, यहाँ से। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। तो इन भाई साहब का कहना था कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सर्वेट्स बनते हैं। ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि कॉन्सर्वेट्स बनते हैं धरती पे जी। वैसे एक सिडनी फॉक्स है, उन्होंने कहा कि नहीं कॉन्सर्वेट नहीं, माइक्रोस्फेयर बनते हैं।
कॉन्जर्वेट्स कहते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स थे जो कि इन्हीं से बने हुए थे, इन मॉलिक्यूल से। अब ये नहीं बताती कि ये कहाँ से आया, या ये रेफ़र कर देती है, ये चीज़ रेफ़र करती है कि केमिकल एवोल्यूशन जो है उसके थ्रू ये आए और इनके थ्रू फिर बायोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ। तो जो कोएसरवेट्स की बात कर रहे हैं हम, ओपेरिन ने दिया था, ये बड़े सिंपल मॉलिक्यूल्स थे और डिवाइड नहीं कर पाते थे प्रॉपरली, बस ऐसे ही मॉलिक्यूल्स थे इनकी तरह। फिर हमारे पास आया फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर, जो कि सिडनी फॉक्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और ये जो माइक्रोस्फीयर थी ये थोड़े एडवांस थे इनके मुकाबले में, इसके बाहर एक अच्छी मेम्ब्रेन लगी हुई थी मॉलिक्यूल्स में, माइक्रोस्फीयर में, और प्रॉपरली ये डिवाइड भी कर रहे थे। तो इसको तो भाई थोड़ा खारिज ही कर दिया गया कि सिडनी फॉक्स गलत कह रहा है कि इतना भी एडवांस मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है जिसमें लाइफ ना हो, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। इन लोगों ने इसको बना के बताया लैब में कि ये दिखते कैसे मॉलिक्यूल, ओपेरिन ने कोएसरवेट्स को और सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर को। तो जो हमारे पास यूरोबायोट्स थे, यानी कि पहले के सेल जिनमें लाइफ नहीं थी, प्री सेल्स थे, उन सेल से अब हो सकता है वो माइक्रोस्फीयर या कोएसरवेट्स हों, मोस्ट प्रोबेबली कोएसरवेट्स होंगे। वो बड़ी सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जिनमें लाइफ नहीं थी, तो वो प्री सेल थे, सेल के पहले के, यूरोबायोट भी कहते हैं उनको, ठीक है। उनसे हमारे पास प्रोकैरियोट्स बने। पहले बिल्कुल सिंपल था, फिर चलो प्रोकैरियोटिक सिस्टम तो आया जो थोड़ा सिंपल होता है। फिर हमारे पास ऐसे प्रोकैरियोट्स आ गए जो कि कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे। कीमो हेटेरो इसलिए क्योंकि वो केमिकल्स के ऊपर ट्रॉफी करते थे, यानी कि खाते थे, जैसे कि सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, आयरन रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, अमोनिया रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, इस तरह के थे। तो धीरे धीरे जो केमिकल्स थे सल्फर वगैरह वो ख़त्म होने लगे, तो फिर हमारे पास आ गए कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स इसके बाद का एवोल्यूशन है। और कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स आ गए, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉप्स जो थे ये भी मॉलिक्यूल्स को खाते, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड या ग्लाइसिन, ग्लूकोज, इस तरह के मॉलिक्यूल जो थे उन चीज़ों पे खुद से फिजी कर रहे थे, खुद खा रहे थे उनको। तो हुआ क्या कि उनका एवोल्यूशन होता है प्रोटो ऑटोट्रॉप्स में। मैंने प्रोटो बोल दिया पहले। फोटो मतलब लाइट से ट्रॉफी करते थे, यानी कि लाइट जो होगी वो पड़ेगी और उनसे फूड क्रिएट करेंगे, फिर ये आए लास्ट में। अभी का जो लेटेस्ट व्यू है लाइफ का, वो कहता है कि जो फर्स्ट सेल था हमारे पास उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ना कि डीएनए, एज देयर हेरिडेटरी मटेरियल। कि जो सेल बना सबसे पहला, फिर डिवाइड किया, उससे बहुत सारे सेल बने, तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, उसको आरएनए होगा, ऐसा ये माना जाता है। खुराना साहब थे इंडिया के जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च भी करी है, 17S आरएनए निकला था। तो एक हमारे पास प्रोटीनॉइड थ्योरी आती है और एक नेक्ड जीन हाइपोथेसिस आती है। प्रोटीनॉइड हाइपोथेसिस कहती है कि लाइफ जब क्रिएट हुई है तो पहले प्रोटीन्स आई हैं, ना कि डीएनए। वहीं नेक्ड जीन हाइपोथेसिस कहती है कि सबसे पहले भाई जीन ही आया था, जीन के बाद प्रोटीन्स आई हैं। तो उस पर डिबेट होती है, लेकिन ठीक है, माना जाता है कि जीन्स ही आया होगा पहले, जीन्स होगी तब तो प्रोटीन बनेगी। और जीन्स जो है जैसे कि आरएनए अगर होगा तो आरएनए राइबोजाइम्स भी होते हैं जो कि एंजाइम का काम करते हैं, बिना प्रोटीन के भी वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम हमेशा प्रोटीन के नहीं होते हैं। तो नेक्ड जीन को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ की बात करें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी हमारे पास एक लैमार्किज्म भाई साहब ने दी थी और एक डार्विन भाई साहब ने दी थी, जो कि दी तो बहुत लोगों ने, लेकिन ये बहुत हिट है। तो पहले हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन दैट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज अकर्स, कि स्पीसीज एक स्पीसीज से एडवांस होकर दूसरे में ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाती है, वो होता है एवोल्यूशन। तो लैमार्किज्म थ्योरी जो कि फर्स्ट थ्योरी थी एवोल्यूशन की, ये ट्रांसफॉर्मिज्म पे बिलीव करती थी कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे जिराफ है तो जिराफ के बाद कुछ और बनेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा वो। इन भाई साहब ने कहा था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, कि जिन ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे वो मजबूत हो जाएंगे, जिनको नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। जैसे कि खैर मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, की जो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में कुछ एक्वायर करता है अपने जीवन काल में, वो उसको इनहेरिट भी कर देता है अपनी संतानों में, ऐसा माना था, जो कि ज़रूरी नहीं है। मेन पोस्टुलेट क्या था लैमार्किज्म के, इंटरनल वाइटल फोर्स, कि अगर हम किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं और हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर से एक फोर्स होगी
जो कि दिखती नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक फोर्स होती है जो कहती है कि नए ऑर्गन्स की नीड है हमें, जैसे कि हमें उड़ने की ज़रूरत है तो वो कहेगी कि हमें उड़ना है, और उसकी वजह से लाइफ हमारे पास पंख भी आ जाएंगे, ऐसा ये मानते थे, जो कि गलत हुई बाद में। बॉडी साइज लार्ज है, उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है एक्स स्पीसीज़ है तो वो साइज़ छोटा होगा, जैसे ही वो एक नई स्पीसीज़ बनेगी तो साइज़ बड़ा होगा और फिर और बड़ा होगा, कि हमेशा साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है स्पीसीज़ का जब वो एवोल्यूशन में होती है। स्पीसीज़ 1 है, जब वो स्पीसीज़ 2 बनेगी तो बड़ा साइज़ हो जाएगा, 3 बनेगी और बड़ा हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। फ्लक्चुएशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, इन्होंने कहा था कि अगर एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन आती है, जैसे कि गर्मी में रहने वाले इंसान को ठंड में ले जाए, तो हमारी न्यू नीड्स क्रिएट होती हैं कि अब हमें हमारा मन होगा कि नहीं हमें तो गर्मी चाहिए, क्योंकि हम गर्मी में रहते थे, अब हम सर्दी में चले गए, सर्दी में हम रह नहीं पाएंगे, तो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाए। लेकिन ये भी गलत हुआ। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, ये भी उस टाइम इसको एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक ही था कि जिस ऑर्गन का यूज़ करेंगी स्पीसीज़ वो आगे आगे पास होती जाएंगी, नहीं तो नहीं होगी। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये भी सही था लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। इन्होंने एविडेंस दिए थे खुद को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि लॉन्ग नेक्ड जिराफ। इन भाई साहब ने कहा कि जो लॉन्ग नेक का जिराफ होता है उसको पेड़ के ऊपर तक खाने में हेल्प मिलती है अपने नेक की वजह से, इसलिए वो एग्जिस्ट कर गए और पुराने वाले ख़त्म हो गए और ये पास होते रहते हैं करेक्टर। फिर उन्होंने कहा कि लॉस ऑफ लिम्ब इन स्नेक, कि सांप जो है वो लिम्ब्स का यूज़ करता नहीं है, मतलब हाथ पैर का यूज़ करता नहीं, इसलिए इसमें लॉस हो गया उनका। वेब ऑफ हाइंड लिम्ब इन लिम्ब ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के जो पीछे के पैर होते हैं ना उनमें वेब्स बने होते हैं, क्योंकि इनको पानी में भी रहना है तो ये उनका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए गायब नहीं हुए, वरना इनकी उंगलियां होनी थी पीछे। फिर आए कि फिशेस आर ब्लाइंड, कि जो मछलियाँ गुफाओं में रहती हैं, मतलब पानी होता है, पानी में पानी भी धरती में होता है और धरती में भी गुफाएँ भी होती हैं उसी पानी में, तो जो केव में रहती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, उनकी आंखें नहीं होती, क्योंकि भाई वहाँ अंधेरे हैं, वहाँ उनकी आंखें क्या करनी है। तो ये लॉजिकल बातें इन्होंने कुछ कही थी। तो लैमार्क जो है अनसपोर्टेड बाई साइंटिफिक एविडेंसेस, इनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं थे खुद की थ्योरी को, सारी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के, तो क्रिटिसिज्म मिला इनको। जैसे कि बहुत से फर्न जो कि हिस्ट्री में हुए हैं और कॉनिफर्स जो हैं या जाइंटिक ट्रीज़ हैं, जाइंटिक मतलब पहले वो बहुत बड़े ट्री हुआ करते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने फर्न देखे होंगे कहीं नाली नूली में लगे होते हैं फर्न्स, या कॉनिफर जो है वो भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और फर्न तो बड़े छोटे होते हैं, नालियों में लगे होते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि मेटल वर्कर, जो लोग ना हथौड़ा पीटते हैं, जैसे कि एक्स बनाते हैं, मतलब कुल्हाड़ी बनाते हैं, दराट बनाते हैं, उनके तो स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं, तो उनके जो बच्चे होने चाहिए वो तो वैसे ही बॉडी बिल्डर निकलने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइज़ की बात करी, देखो इंसान कितने सालों से देखता आ रहा है, इंसान के बाप दादा सभी देखते आ रहे हैं, तो आइज़ का तो यूज़ होता है, तो ये और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी इनका मतलब विज़न, लेकिन फिर भी हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं समय के साथ। तो लैमार्क जो है ये कहता था लीनिएज ऑफ स्पीसीज परसिस्ट इनडेफिनिटली, कि जो एक बार लीनिएज आ गई है धरती पे वो एक के बाद एक चलती जाएगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ना वो स्प्रेड होगी, वो वैसी ही रहेगी, बस वो बढ़ती जाएगी, थोड़े एडवांस फीचर आते जाएंगे उसमें भी। एवोल्यूशन इज़ गोल ओरिएंटेड एंड मूव टुवर्ड परफेक्शन, तो लैमार्क का कहना था कि जो एवोल्यूशन है उसका एक गोल होता है कि हमें चीज़ों को और अच्छा बनाना है। जैसे मेंढक है कि काश उसके अंदर पंखा जाते हैं और पक्षी बन गए, एंड मूव टुवर्ड परफेक्शन, कि जितने ज़्यादा परफेक्ट फीचर उसमें आएंगे उसी को एक्सेप्ट करेगा नेचर। तो ये एवोल्यूशन इस गोल होता है एवोल्यूशन का, और टुवर्ड परफेक्शन चाहता है, ऐसा मानते थे लैमार्किज्म, जो कि गलत हुआ। डार्विनिज्म हम करेंगे, लेकिन पहले एक जर्म प्लाज्म थ्योरी आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को रॉन्ग करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब प्रूव करने के लिए कि वो सही है कि गलत है। अगस्ट वाइसमैन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया कि करीब 70 जनरेशन तक चूहे लिए, उसकी पूंछ काटी, एक चूहे की पूंछ काटी, फिर उसके मीटिंग कराई, फिर उसकी अगली जनरेशन आई, अगली जनरेशन में चूहा था उसकी भी पूंछ काटी, फिर उसको मीटिंग कराई तो उससे अगली जनरेशन आई, ऐसे बहुत सारे जनरेशन तक उन्होंने ट्राई किया, लेकिन हर बार जो चूहे थे उनकी पूंछ होती थी, ऐसा नहीं था कि कटे हुए चूहे का बच्चा कटा हुआ निकले, जबकि उनके बाप दादा की पूंछें कटी हुई थी, इस भाई ने काट दी थी एक एक करके सभी की। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ नहीं होता है कि पास हो जाएंगे करेक्टर। फिर आया हमारे पास डार्विन,
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।